ओके सो अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं बोन पैथोलॉजी को। बोन्स की पैथोलॉजी में बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हम जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही टच करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ ओस्टियोप्रोसिस। अब यहाँ पे लिखा है ओस्टियोपीनिया एंड ओस्टियोप्रोसिस। तो दोनों एक ही कैटेगरी की डिफरेंट सिवियरिटी फॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर बोन मैस और बोन डेंसिटी डिक्रीज होती है लाइक 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशंस देन नॉर्मल, मतलब कम हो गया बोन डेंसिटी और कम हो गया बोन मैस, दैट विल बी कॉल्ड एज ओस्टियोप्रोसिस। और अगर बोन डेंसिटी और बोन मैस डिक्रीज हो गया है 1 to 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन देन नॉर्मल और बिलो मीन, दैट विल बी ओस्टियोपीनिया। तो ओस्टियोपीनिया इज सिंपली अ डिक्रीज, जैसा लिखा भी हुआ है, that is decreased bone mass and decreased bone density, that is osteopenia. But when osteopenia is severe enough to increase the risk of fracture, then we call it osteoporosis. ठीक है कि osteopenia इतना बढ़ गया है कि 2.5 ST बिलो मीन चला गया है, देन वी रेफर टू इट एज ओस्टियोप्रोसिस। अब मीन पीक बोन मैस क्या होता है, तो हम ये कहते हैं कि अर्ली अडल्टहुड में या एडोलेसेंस के पीरियड में यंग वीमेन और मेन में एक पीक बोन मैस एक्वायर हो जाता है, अचीव हो जाता है। अगर उस दौरान उनकी न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज का स्टेटस नॉर्मल नहीं है तो उनका एक जो पीक बोन मैस होगा वो पीक से कम बनेगा, सब पीक बनेगा या सब मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, तो जो एक एवरेज इंडिविजुअल में पीक बोन मैस होना चाहिए वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एज रिलेटेड होता है, कुछ न्यूट्रिशन रिलेटेड होता है, वो उससे कम हो जाता है, पीक बोन मैस कम हो जाता है और उसको हम कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं ओस्टियोप्रोसिस। ठीक है, अच्छा, और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं कि एक तो ओस्टियोप्रोसिस क्यों सेकेंडरी हो सकता है कि बॉडी में कोई ऑनगोइंग पैथोलॉजी थी उस वजह से हुआ, और कुछ प्राइमरी होता है कि उसकी कोई अंडरलाइन कॉज नहीं है, बस ये है कि एज रिलेटेड, वी नो कि एज रिलेटेड ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी सेल्स की कम हो जाती है और जो बोन टर्नओवर होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, या तो ओस्टियोब्लास्ट कम एक्टिविटी शो कर रहे होंगे या ओस्टियोक्लास्ट एबनॉर्मली हाई एक्टिविटी शो कर रहे होंगे, बट रिजल्ट में क्या, बोन मैस कम हो गया। ठीक है, तो ये तो प्राइमरी हुआ ना कि सिनाइल या एज रिलेटेड हुआ या पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन के इम्बैलेंस वजह से हुआ। लेकिन अगर ये सेकेंडरी टू सम डिजीज है तो उसमें कौन कौन से कॉजेज आ सकते हैं। नंबर वन, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के हम देखते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म में हम ये देखते हैं, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, ब्लड में वो सॉरी हाँ कैल्सिटोनिन की वजह से ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा आना होता है, तो ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बोन्स को रिजॉर्व करा रही होती है, राइट। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में हम देखते हैं कि हमें ओस्टियोपोरोसिस के सिम्टम मिलते हैं। इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन में अगर कोई एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट है विटामिन डी का या कैल्शियम का, उस वजह से भी हम जैसे GIT डिसऑर्डर में भी ओस्टियोपोरोसिस देख सकते हैं। और समटाइम्स हम कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी में, इनफैक्ट ये कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी का एडवर्स इफेक्ट भी है कि ओस्टियोपोरोसिस कॉज कराते हैं स्टेरॉइड्स हार्मोन्स। ठीक है, या हम जो एक्सोजेनस स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं वो। देन हम इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। तो पैथोजेनेसिस से ज़्यादा इसके रिस्क फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो एक पर्सन को पुश करते हैं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। तो हम ये देखते हैं कि यंग अडल्टहुड में, ऐसा टोल्ड यू कि बोन पीक बोन मैस ने अचीव होना होता है और सर्टन म्यूटेशंस हो सकती हैं, सर्टन पॉलीमॉर्फिज्म्स हो सकते हैं जीन्स में, कि मतलब जेनेटिकली ये बंदा प्रोन था टू द डेवलपमेंट ऑफ ओस्टियोपोरोसिस, तो ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी बहुत इन्फ्लुएंस करती है, मसल स्ट्रेंथ बहुत इन्फ्लुएंस करती है, हार्मोनल स्टेट और डाइट बहुत इन्फ्लुएंस करती है। तो ये उसके अगर इनमें कोई डेफिशिएंसी होगी, इनमें कोई डिफेक्ट होगा तो वो एक रिस्क फैक्टर बन जाएगा टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। हम ये कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ईच ईयर हमारा 0.7% बोन लॉस होना ही होना होता है, क्योंकि जो ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो रही होती है, तो ये तो होना ही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अगर फॉर सम रीज़न ये परसेंटेज इंक्रीज हो जाए तो दैट विल जस्ट पुश द पेशेंट टुवर्ड्स द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, अब इसके जो रिस्क फैक्टर है वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। अब जैसे देख रहे हैं कि तकरीबन 5 रिस्क फैक्टर्स हैं इसके। नंबर वन तो ये है कि एज रिलेटेड चेंजेस, एज का ज़्यादा होना ये एक रिस्क फैक्टर है। उसमें ये कहते हैं कि ओस्टियोब्लास्ट फ्रॉम ओल्डर इंडिविजुअल्स हैव रिड्यूस प्रोलिफरेटिव एंड बायोसिंथेटिक पोटेंशियल, उनका प्रोलिफरेटिव और बायोसिंथेटिक पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, और उनका जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स ग्रोथ फैक्टर्स वो भी यंगर इंडिविजुअल्स के ओस्टियोब्लास्ट के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, तो रिड्यूस प्रोलिफरेटिव एंड बायोसिंथेटिक पोटेंशियल एंड डिक्रीज रिस्पॉन्स टू ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, तो ये होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसका नेट रिजल्ट ये बनता है कि जो उनकी कैपेसिटी होती है बोन फॉर्म करने की वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एंड इसमें हमें फिर इसी को हम फिर सिनाइल ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं, क्योंकि ये एज रिलेटेड है सिंपली। और इसको हम फिर लो टर्न ओवर ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं कि जो उन्होंने बोन बनानी थी, जो एक नॉर्मल टर्न ओवर होता है बोन का, वो ओस्टियोब्लास्ट नहीं बना पाते, क्योंकि उनका पोटेंशियली डिक्रीज हो गया है। तो इसको हम कहते हैं लो टर्न ओवर ओस्टियोपोरोसिस। जो एज रिलेटेड या सिनाइल ओस्टियोपोरोसिस है वो कैसा है, वो लो टर्न ओवर ओस्टियोपोरोसिस। अभी हम
हाई टर्नओवर ऑस्टियोपोरोसिस भी देखेंगे जिसमें बोन बहुत ज़्यादा बन रही है, हाई स्पीड पे बन रही है, लेकिन जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं दे आर नॉट एबल टू कीप अप विद द ऑस्टियोक्लास्ट के दोनों एक्टिवेट तो हुए हुए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा हुए हैं एज कम्पेयर टू ऑस्टियोब्लास्ट। तो सब कहेंगे हाई टर्नओवर ऑस्टियोपोरोसिस, वो हम हार्मोन डेफिशिएंसी में देखेंगे या पोस्ट मेनोपॉजल में देखेंगे, ठीक है। सेकेंड रिस्क फैक्टर इज रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी, के पर्सन अपने फॉर एग्जाम्पल पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में है और मोस्टली सिनाइल एज से रिलेटेड होता है कि विद इंक्रीजिंग एज द नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड। तो हम ये कहते हैं कि मैकेनिकल फोर्सेज ऑल्सो स्टिमुलेट द नॉर्मल बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस। जब बोन पे फोर्स पड़ती है, जब बोन्स काम करते हैं, तब उनमें ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो मैकेनिकल फोर्सेज स्टिमुलेट नॉर्मल बोन रिमॉडलिंग, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि जस्ट ज़्यादा चलने से या ज़्यादा बार चलने से या ज़्यादा बार कोई फिजिकल एक्टिविटी करने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना हम अगर ज़्यादा स्ट्रेन डालेंगे एक बोन पे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोड मैग्नीट्यूड उसको देंगे तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा बोन डेंसिटी को एज़ कम्पेयर टू लोड साइकिल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेट ट्रेनिंग से ज़्यादा बोन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, ज़्यादा बोन मास इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू बाईसाइक्लिंग, ठीक है। तो लोड मैग्नीट्यूड हैज़ अ मोर इन्फ्लुएंस ऑन इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी एज कम्पेयर टू लोड साइकिल। तो ये बात हम देखनी फिजिकल एक्टिविटी में। तो इवन इन यंग एज अगर आप ज़्यादा वो समहाउ वेट लिफ्टिंग करते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं उससे आपकी बोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डूइंग सम कार्डियो, वॉकिंग और बाईसाइक्लिंग एक्सरसाइजेज, ऑल्दो दोज आर गुड फॉर द हार्ट एज वेल। जेनेटिक फैक्टर्स एज आई टोल्ड पॉलीमॉर्फिज्म्स कुछ एग्जिस्ट करते हैं इन द जीन्स दैट हैव बीन लिंक्ड टू ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि WNT सिग्नलिंग पाथवे आप याद रखें, WNT सिग्नलिंग पाथवे हैज सम रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस डेवलपमेंट। देन एज आई टोल्ड यू डाइट का भी रोल है, तो कैल्शियम न्यूट्रिशनल स्टेट भी बहुत इसको अफेक्ट करती है। तो एडोलेसेंट में पर्टिकुलरली गर्ल्स में हम देखते हैं कि लो कैल्शियम इनटेक होता है, तो वो एक पीक बोन मैस अचीव नहीं होने देता। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी, इंक्रीज PTH कंसनट्रेशंस और इसके अलावा रिड्यूस लेवल्स ऑफ विटामिन D, तो ये सब अफेक्ट कर रहे होते हैं इसको डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस को, ठीक है। विटामिन D की डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी और इंक्रीज लेवल ऑफ PTH हार्मोन। इसके अलावा हार्मोन इन्फ्लुएंस क्या है वो हम ये देखते हैं कि जो हमने देखा कि 0.7% का एक डिक्रीज़ आना था बोन डेंसिटी में एवरी ईयर, वो इंक्रीज़ होकर 2% पे और इवन 9% पे चला जाता है। कॉर्टिकल बोन में 2%, मेडुलरी बोन में 9%, अगर वो एक पोस्ट मेनोपॉजल वुमन है उनमें, ठीक है। और हमें देखते हैं कि जो एस्ट्रोजन होता है ना, उसने बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस करने होते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स पर, बोन रिजॉर्बिंग सेल्स पर। जब एस्ट्रोजन होगा ही नहीं तो वो अपने नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हम ये देखते हैं कि डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल के प्रेजेंस में हमें क्या मिलता है, बोन रिजॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाती है और बोन फॉर्मेशन भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि बोन फॉर्मेशन इज़ नॉट एबल टू कीप अप विद द बोन रिजॉर्प्शन। तो उसको जैसे हम कहते हैं हाई टर्नओवर ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो मैं आपको बता भी रही थी कि एस्ट्रोजन की एब्सेंस में दोनों ही काम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा हो रहा है और ये कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ऐसा समझ गए होंगे ना। इसके अलावा एक तो ये मतलब हम देखते हैं कि वो एक टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है। सेकंड, इसमें एस्ट्रोजन की एब्सेंस में क्या हो रहा है कि इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है बाय द मोनोसाइट्स। जब इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स बनेंगे बाय द मोनोसाइट, वो क्या कराएंगे, वो रिक्रूटमेंट कराएंगे ऑस्टियोक्लास्ट्स की, ठीक है। मोनोसाइट से बने क्या, साइटोकाइन्स, और साइटोकाइन्स से रिक्रूटमेंट कराई ऑस्टियोक्लास्ट्स की बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ रैंक L एंड डिमिनिशिंग द लेवल ऑफ OPG। और इससे भी क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्टिक प्रोलिफरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कम हो जाएगी, खैर थिंग लिखा हुआ है, ऑस्टियोक्लास्टिक प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाएगी और उसकी अपोप्टोसिस कम हो जाएगी। इसके अलावा जो और एक साइटोकाइन्स उसमें IL-6 आता है, TNF अल्फा आता है, IL-1, इनकी भी कोई इन्वॉल्वमेंट है इन द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट एंड पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। तो हमने हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस में देखा कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं। सेकेंडली हमने देखा कि इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स हैं जो रिक्रूटमेंट करा रहे हैं ऑस्टियोक्लास्ट की और ये मोनोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा रैंक L का रोल देखा कि ये जो साइटोकाइन्स होंगे रैंक L को स्टिमुलेट करा के ऑस्टियोक्लास्ट को रिक्रूट कराएंगे। TNF अल्फा, IL-1 और IL-6 का भी रोल है इसमें। तो ये हमने हार्मोनल डेफिशिएंसी की बातें कर ली। अच्छा, इसके अलावा हमने देखनी है मॉर्फोलॉजी के, हम हर डिजीज़ के देखते हैं, पैथोलॉजी में मॉर्फोलॉजी भी देखते हैं। तो मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, एक ऑस्टियोपोरोटिक बोन की तो होगी नॉर्मल बोन, द बोन इज़ नॉर्मल बट इट इज़ डिक्रीज इन क्वांटिटी, दैट इज़ बोन मैस रिड्यूस हुआ होगा, ठीक है। और हमें देखते हैं पोस्ट मेनोपॉजल सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस में तो पूरा स्केलेटन ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन मोस्टली वो एरियाज इन्वॉल्व होते हैं जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, लाइक कैंसलस कंपार्टमेंट या मेडलरी कंपार्टमेंट ऑफ वर्टिब्रल बोन, ठीक है। उनका कैंसलस कंपार्टमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और वो कैसा हो जाता है, उसमें जो ट्रेबेकुलर प्लेट्स होती हैं कैंसलस कंपार्टमेंट में, दे बिकम परफोरेटेड
thinned and they lose their interconnections leading to progressive microfractures and vertebral collapse. ये आपने लाइन याद रखनी है कि इंक्रीज सरफेस एरिया वाली बोन्स इन्वॉल्व होती हैं लाइक कैंसरस कंपार्टमेंट ऑफ वर्टिब्रल बोन्स, और वहाँ पर जो ट्रेबेकुलर प्लेट्स होते हैं दे बिकम थिन्ड परफोरेटेड एंड दे लूज देयर इंटरकनेक्शंस एंड लीडिंग टू माइक्रोफ्रैक्चर्स एंड वर्टिब्रल कोलैप्स। ठीक है, अब इसका क्लिनिकल कोर्स देख लेते हैं। तो एक तो ये कि क्लिनिकल कोर्स डिपेंड करेगा कि कौन से बोन्स अफेक्ट हो रही है। हमने बात की ज़्यादातर वर्टिब्रल बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, तो वर्टिब्रल बोन्स अब इन्वॉल्व होंगे तो उनके फ्रैक्चर्स भी होंगे, जैसे हमने ऊपर देखा फ्रैक्चर्स होंगे तो मोस्टली वो पेनफुल होंगे और मोस्टली थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रा इन्वॉल्व होते हैं। ये भी याद रखें, थोरेसिक और थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रा इन्वॉल्व होते हैं। उनके फ्रैक्चर होंगे तो पेनफुल होंगे, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाएंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, लॉस ऑफ हाइट होगा और डिफॉर्मिटीज़ में हमें लोडोसिस और काइफोस्कोलियोसिस बनेगा। ये हमें पता है कि वर्टिब्रल डिफेक्ट्स हैं। और अगर फेमरल नेक पेल्विस या स्पाइन डैमेज हो जाता है उसके नतीजे में इमोबिलाइजेशन हो जाएगी। इंडिविजुअल की इमोबिलाइजेशन हुई तो नतीजे में क्या, निमोनिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और ओस्टियोपोरोसिस हमने कहा कि इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब तक 30 to 40% बोन मैस ना कम हुआ हो हमें प्लेन एक्सरे पे कोई सिम्टम नज़र नहीं आते, और जो कैल्शियम फॉस्फोरस और एल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल है ये इंडिकेटिव नहीं होता, ये डायग्नोस्टिक नहीं होता। इसको हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई इसको ओस्टियोपोरोसिस है। तो कैल्शियम फॉस्फोरस और ALP का लेवल नहीं है इसका डायग्नोस्टिक। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम ना इसको अगर एक एसिम्प्टोमेटिक बनता है हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि इसमें ओस्टियोपोरोटिक एक्टिविटी तो नहीं चल रही, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको स्पेशलाइज्ड रेडियोग्राफिक टेक्निक्स कराएंगे लाइक डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री। डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री कराएंगे और क्वांटिटेटिव CT कराएंगे, क्वांटिटेटिव कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, तो ये दो हम रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री एंड क्वांटिटेटिव CT, और इस हमें बोन डेंसिटी पता चल जाती है दोनों से, और बोन डेंसिटी तो डिक्रीज हुई होती है ओस्टियोपोरोसिस में। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में हम ये देख लेते हैं कि तो अपना ओल्ड एज में एक्सरसाइज करती रहे, फीमेल है तो मेल्स भी एक्सरसाइज करें, अप्रोप्रिएट डाइट का ख्याल रखें, कैल्शियम विटामिन D लें। ठीक है, इसके अलावा कुछ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी होती है जो कि पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में बड़ी हेल्पफुल होती हैं, जो इसमें एक बिसफॉस्फोनेट्स हैं। बिसफॉस्फोनेट्स बोन रिजॉर्प्शन को कम करते हैं, और ये कैसे करते हैं, बाय रिड्यूसिंग द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी एंड इंड्यूसिंग द ऑस्टियोक्लास्ट एपोप्टोसिस। एक्टिविटी कम कराते हैं, एपोप्टोसिस को इन्हांस करते हैं। कौन? बिसफॉस्फोनेट। तो बिसफॉस्फोनेट एक ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा एक एंटीबॉडी होती है रैंक एल एंटीबॉडी, जिसको हम डेनोसुमाब कहते हैं। डेनोसुमाब या रैंक एल एंटीबॉडी क्या करती है, ब्लॉक करती है ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन को, और ये भी हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो बिसफॉस्फोनेट और रैंक एल इनहिबिटर्स या रैंक एल एंटीबॉडी डेनोसुमाब भी आप इसके ट्रीटमेंट में देख सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में। ठीक है, वो हम पोस्ट मेनोपॉजल में ही दे रहे होते हैं। हमने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT की भी ट्राई की, लेकिन HRT का नतीजा ये निकलता है कि उसमें डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्लोटिंग करवा रहे होते हैं, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन नहीं होता है। तो दिस वाज द ट्रीटमेंट एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस।